श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन 2 and this story is begin from chapter 252 and guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आशी और नताशा एक दूसरे को देखते हुए बोली, यार नताशा, ये हमारे दुल्हनों की एंट्री तो बहुत ज्यादा धमाकेदार है, तो क्या हमारी एंट्री फीकी फीकी होगी? भाई, आखिर हम भी तो इस कहानी की हीरोइन है, हमारी एंट्री भी बहुत स्पेशल होनी चाहिए। बोलो, तुम क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक आशी, चलो दिखा दे। अगर वह दोनों हॉलीवुड सुपरस्टार हैं तो हम भी हिंदुस्तानी है और देसी गर्ल का जलवा उन दोनों को भी देखना बनता है। तो चलो आज उनके होश उड़ा देते हैं। कहते हुए दोनों बहनों ने हाथ मिलाया और गोरी पीछे से उछलते हुए ताली बजा रही थी। ये अब आएगा मजा। और अब दोनों दुल्हनों की आरती करने के बाद उन्हें सीधा जयमाला स्टेज की तरफ ले जाया गया, जहां दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में वरमाला डालने वाले थे। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत लाइटनिंग हुई थी। एक बहुत ही बड़ा स्टेज सजाया गया था जिसके चारों तरफ खूबसूरत गुलाब और गुब्बारे लगे हुए थे। इसके साथ ही और भी रंग बिरंगे ना जाने कितने ही फूल। ये बिल्कुल किसी ड्रीम वेडिंग की तरह लग रहा था। क्रिश और रॉकी स्टेज पर आए तो पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए आगे आए और रुद्र और निकिता की तरफ देखते हुए बोले, दुल्हन को बुलाए, जयमाला का वक्त हो गया है। जी पंडित जी, गौरी बेटा जाओ और आशी दीदी और नताशा दीदी को लेकर आओ। कहते हुए निकिता ने गौरी को वहां से भेजा तो गौरी जल्दी से वहां से दौड़ गई। गौरी ने आज बहुत ही खूबसूरत डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहन रखा था जो उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आसपास लाउड म्यूजिक को काम करके नॉर्मल दिल को सुकून देने वाला म्यूजिक कर दिया गया था। अब सभी दुल्हन का आने का इंतजार कर रहे थे और अचानक ही सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आशी और नताशा बहुत ही खूबसूरती के साथ लहंगा पहने हुए दुल्हन का वेश धरे एक एक स्पोर्ट बाइक पर आंखों पर चश्मा चढ़ाए धूम स्टाइल में बाइक को चलते हुए वहां तक आई। उनकी ऐसी एंट्री कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सभी का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्रिश और रॉकी भी उन दोनों लड़कियों को देख रहे थे और कुछ ही सेकंड में वह दोनों लड़कियां स्टेज के नीचे खड़ी थी। ऊपर रॉकी और क्रिश खड़े थे। लड़कियां बड़े ही स्टाइल के साथ लहंगा पहने मोटरसाइकिल से नीचे उतरी और अपना हाथ हवा में उठाकर एक इशारा किया। तभी वहां एक बहुत ही तेज म्यूजिक बजाने लगा। लड़कियों ने अपनी आंखों में चश्मा पहने डांस करना शुरू कर दिया। वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने घूमते हुए डांस कर रही थी। लिरिक्स इन हिंदी है, वो हैंडसम सोना सबसे, मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार। दोनों अपने अपने वाले को इशारा करते हुए, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। म्यूजिक। नताशा ने रॉकी की तरफ इशारा करते हुए फिल्मी स्टाइल से, जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं नसा देखा बाएं नसा देखा, उसको दिल का रोज दिया। आशी ने क्रिश की तरह इशारा करते हुए, हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई इन अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, आई एम विद द स्टार। दोनों लड़कियां अपने अपने दूल्हे को इशारा करते हुए, अब माहौल कुछ ऐसा था कि आसपास के खड़े लोग भी उन दोनों के डांस को एंजॉय कर रहे थे। समर गौरी भी उन दोनों को ज्वाइन कर चुके थे। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। और जल्दी से दौड़कर दोनों लड़कियां जल्दी से स्टेज पर आ गई। दोनों लड़कियों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और उन दोनों का डांस देखकर दोनों लड़के तो काफी हैरान थे, लेकिन अगले ही पल रॉकी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और क्रिश की आंखों में चमक। अब दोनों ही दुल्हन अपने अपने दूल्हे के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में देख रही थी। तभी निकिता और ऐना आगे आते हुए बोले, अरे वाह, तुम लोगों की एंट्री तो काफी धमाकेदार थी। अब चलो जयमाला का वक्त हो गया है। इतना कहकर निकिता ने जयमाला की थाली क्रिश और रॉकी की तरफ दिया ताकि वह उसमें से फूलों की माला निकालकर आशी और नताशा को पहना सके। दोनों लड़के जयमाला के हार को अपने हाथों में लेकर जैसे ही
उन्हें पहनाने वाले थे तभी आशी और नताशा एक दूसरे का चेहरा देखते हुए आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर अपना गाल फुलाकर जयमाला पहनने से इनकार करते हुए बोली, नहीं हम ऐसे जयमाला नहीं पहनेंगी, पहले लड़कों को भी हमारे लिए डांस करना होगा। दुनिया के लिए तो बहुत करते हैं, हमारे लिए करे तभी हम जाने। आशी और नताशा की जिद सुनकर निकिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह उन दोनों को समझाते हुए बोली, आशी नताशा ये क्या बात है बेटा, फालतू की जिद मत करो। ये फालतू की जिद नहीं है मासी, यह हमारी रिक्वेस्ट है। अपने होने वाले पति से क्या हम उनसे इतना नहीं मांग सकते? वैसे भी वह लोग तो सुपरस्टार है ना, अपनी दुल्हन के लिए इतना नहीं करेंगे? इतना कहकर आशी अपने होठों का पाउट बनाकर कृष की आंखों में अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी और कृष जो न जाने कब से आशी को ही निहार रहा था, क्योंकि आज आशी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने धीरे से आशी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। कृष को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आशी थोड़ा सा घबरा गई, कहीं उसका साइको उसे पर गुस्सा ना करे। और रॉकी अपने कदम नताशा की तरफ बढ़ाने लगा। नताशा भी थोड़ा घबरा रही थी और तभी वह दोनों अपनी अपनी दुल्हन के सामने आकर उनकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचते हैं। दोनों ही लड़कियां एक पल के लिए घबरा गई। उनके हाथ अपने आप लड़कों के कंधे पर चले गए। कृष ने एक हाथ में आशी का हाथ लिया और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए एक गाना गाना शुरू कर दिया। तुमको पाया है तो जैसा खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। अगली लिरिक्स रॉक नताशा की कमर में हाथ डाले उसे अपने साथ घुमाते हुए गाने लगा। तुमको पाया है तो जैसा खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। कृष आशी के लिए गया और उसे अपने साथ घूमते हुए किसी सिंड्रेला और प्रिंस चार्मिंग की तरह डांस करने लगा। किसी जबान में भी वो लबाज ही नहीं कि जीने में तुम हो, क्या तुम्हें बता सकूं। रॉकी ने नताशा को अपने साथ घूमते हुए कहा, मैं अगर कहूँ तुम सा हसीन कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसा खोया हूँ। कृष ने आशी के चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई हैं, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई हैं, लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भारी है जैसी चांदनी, रूप की चांदनी। दोनों ने एक साथ अपनी अपनी दुल्हन को अपनी गोद में उनकी कमर को पकड़कर अपनी बाहों में उठाकर अचानक ही गोल गोल घुमाते हुए कहा। दोनों लड़कियों का चेहरा खिल चुका था। वह दोनों आसमान की तरफ देख रही थी और लड़के उन्हें ऊपर की तरफ उठाए हुए उन्हें देखते हुए गा रहे थे, मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं ना होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसा खोया हूँ। अब अगली लिरिक्स दोनों लड़कियां अपने अपने दूल्हों की गोद में उन्हें देखते हुए गा रही थी। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, हूँ तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ में वहाँ। और अब दोनों लड़के अपनी अपनी दुल्हन को नीचे खड़ा करते हुए बोले, मैं अगर कहूँ हमसफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसा खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। गाना खत्म होते ही आसपास तालियां की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। आशी को बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि उसके कृष ने उसके लिए गाना गाया और उसके साथ डांस किया। वह कृष की आंखों में देखा ही रही थी, तभी कृष अपने हाथों में जयमाला लेकर उसके गले में पहन आया तो आशी भी बगल में आड़ी गोरी के हाथ में रखी हुई थाली से जयमाला लेकर जल्दी से कृष के गले में पहनती है और उसे जोर से हग करते हुए मुस्कुराकर बोली, थैंक यू साइको, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए गाना गाया। आशी की इस हरकत पर आसपास खड़े लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे तो कृष भी उसे हक कर लिया, कैसे ना करता तुमसे वादा जो किया था। कृष की बात सुनकर आशी मुस्कुरा रही थी, तभी रॉकी और नताशा ने भी एक दूसरे को जयमाला पहनाए। अब दोनों भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लगे। तभी ऐना और निकिता उन लोगों के सामने आते हुए बोली, बस बस हो गया, अब यही रहने का इरादा है या अंदर मंडप में भी चलना है। निकिता की बात सुनकर दोनों लड़कियां जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए अपने अपने दूल्हे से अलग हुई। अब लड़कियां अपना अपना लहंगा संभाल कर वहां से चलने लगी। तभी उनसे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उनका लहंगा बहुत भारी था। उन्हें चलते हुए प्रॉब्लम में देखकर दोनों दुल्हनों ने आव देखा नाताव और अपनी
अपनी दुल्हन को उन्होंने ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया। उनकी इस हरकत पर सभी लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। उनकी दुल्हन भी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब रॉकी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह नताशा के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। लेकिन आशी बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर में वह लोग मंडप में आ चुके थे, जहां एक दूसरे के आमने सामने दो खूबसूरत मंडप सजा गए थे। देखते ही देखते पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और हर एक गुजरते वक्त के साथ वह दोनों जुड़े अपने अपने हमसफर के साथ मंत्रों के जरिए एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ने लगे। गौरी ने आगे बढ़कर उन लोगों का गठबंधन किया। कुछ ही देर में 7 फेरे भी हुए। निकिता और रुद्र ने आगे बढ़ते हुए माता और पिता का फर्ज निभाकर दोनों ही बच्चियों का कन्यादान किया। इस बीच सभी बहुत इमोशनल हो गए थे। निकिता की आंखों से तो आंसू ही बहने लगे थे। रुद्र भी काफी वीक हो गया था। कोने में खड़ा अथर्व भी रो रहा था, क्योंकि इस वक्त के बाद से उसकी बहन कायदे से किसी और की हो जाएगी। कुछ वक्त बाद पंडित जी के कहने पर रॉकी और क्रिश ने अपनी अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाया और अपने अपने नाम के अल्फाबेट वाला डायमंड मंगलसूत्र पहनाकर उन्होंने अपनी दुल्हन को अपना बना लिया। आज का दिन नताशा के लिए काफी स्पेशल था। हालांकि आशी तो पहले भी क्रिश से शादी कर चुकी थी, लेकिन ये शादी उसकी ड्रीम वेडिंग थी, इसलिए यह उसके लिए सबसे स्पेशल था। और कुछ ही देर बाद पंडित जी ने घोषणा की कि अब से दोनों जुड़े पति पत्नी हुए। सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने आने वाली लाइफ में आगे बढ़े। अब दोनों ही दूल्हा दुल्हन की जोड़ी अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। आज क्रिश भी अपने मॉम और डैड का आशीर्वाद लेता है, क्योंकि भले ही वह कहीं का किंग है, लेकिन है तो अपने माँ बाप का बच्चा ही। क्रिश की यही बात सबसे अनोखी थी। वह किसी भी कंडीशन में अपने मॉम डैड का अपमान नहीं करता था। राहुल और ऐना अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब क्रिश और आशी रुद्र और निकिता के सामने आए। निकिता को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि क्रिश उसके पैर छुएगा, क्योंकि वह हमेशा उसे आंटी ना कहकर मैसेज सिंघानिया कहता था। निकिता यूं ही मुस्कुरा कर अपने हाथ उठाकर जैसे ही आशी और क्रिश को आशीर्वाद देने वाली थी, तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब क्रिश आशी के साथ मिलकर निकिता और रुद्र का भी आशीर्वाद लेता है। ये देखकर निकिता और रुद्र काफी हैरान थे, यहाँ तक कि राहुल और ऐना भी आशी की काफी हैरान थी। सबके चेहरे पर हैरानी देखकर क्रिश ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आज आपने मेरी वाइफ का कन्यादान करके उसके मॉम डैड का फर्ज निभाया है, तो मुझे भी सन इन लॉ होने का फर्ज निभाना था। इसमें आप लोगों को ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। और क्रिश की बात सुनकर राहुल को उसे पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने धीरे से ऐना के पास झुकते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, दिस इज माई सन, थैंक यू ऐना मुझे ऐसा बेटा देने के लिए। वह तुम्हारा बेटा है राहुल, उसमें संस्कार होना तो बनता है। कहते हुए ऐना भी मुस्कुरा रही थी। नताशा और रॉकी भी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तभी निकिता रॉकी को वार्निंग देते हुए बोली, खुश रहो दामाद जी, लेकिन मेरी बेटी के साथ अगर आज के बाद मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। निकिता की धमकी सुनकर रॉकी थोड़ा घबराते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं अपनी वाइफी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं बल्कि तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, मुझे मम्मी जी या सासू माँ कहो, समझे। ओह सॉरी मदर इन लॉ, मेरा मतलब है मम्मी जी एंड पापा जी। कहते हुए रॉकी के चेहरे पर मुस्कान थी। और तभी क्रिश के इशारे पर एक वकील आगे आया। उसके हाथ में मैरिज के पेपर थे। क्रिश ने वकील की तरफ देखते हुए राहुल से कहा, डैडी यह डॉक्यूमेंट है, इस पर रॉकी और नताशा के साइन ले लीजिए ताकि वह दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ बन सके। और इतना कहकर क्रिश वहां से आशी का हाथ पकड़कर जाने लगा। तभी आशी ने मासूमियत से क्रिश को रोकते हुए पूछा, साइको, तो फिर हम लोग पेपर पर साइन नहीं करेंगे क्या? हम लोगों की शादी लीगल नहीं होगी? और आशी की बात सुनकर क्रिश अपनी नीली नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शट अप फायरफ्लाई, तुम भूल रही हो हम दोनों पहले ही लीगल हस्बैंड वाइफ है और एक ही मैरिज बार बार रजिस्टर्ड नहीं होती। अब क्रिश के याद दिलाने पर आशी को याद आया कि उन दोनों ने तो क्रिश्चियन वेडिंग भी की है। ये याद आते ही उसने अपनी जीभ मासूमियत से अपने दांतों से काटी। थोड़ी ही देर में शादी कंप्लीट हो चुकी थी। इस वक्त रात कि लगभग 3 o'clock बज रहे थे। अब सभी मेहमान तो खाना पहले ही खा चुके थे। घर के लोग और दूल्हा दुल्हन अब एक
साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आशी और नताशा के हाथों में भर भर कर सुहाग का लाल चूड़ा था। इसके साथ ही हाथों में हाथ फूल, नाक में नाथ, माथे पर मांग टीका और गले में भारी हार था। कानों में बड़े बड़े ब्राइडल झुमके, सर पर दुपट्टा। इतनी हैवी लुक के साथ तो उनसे खाया भी नहीं बन रहा था, वरना उनके हाथों की मेहंदी और गहने खराब हो जाते। दोनों मासूमियत से अपने सामने रखी हुई खाने की प्लेट को देख ही रहे थे, तभी उनकी बगल में बैठे हुए उनके दुल्हनों ने उन बेचारी की कंडीशन को समझते हुए उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। हालांकि क्रिश तो हमेशा आशी को बच्चों की तरह पैम्पर करता था, अक्सर अपने हाथों से खिलाता था, लेकिन रॉकी के लिए ये नया एक्सपीरियंस था। नताशा को थोड़ी शर्म आ रही थी, हालांकि कल उसने रॉकी के हाथों से खाना खाया था क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन आज इतने सारे लोगों के सामने खाते हुए उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन रॉकी पूरी तरह फ्री हो चुका था क्योंकि अब यह उसकी वाइफ थी। लड़कियों के भी नखरे हाई लेवल के थे, वह लड़कों से बार बार अपनी पसंद की डिश में से खिलाने को कह रही थी। आशी जिसे खाने से कुछ अलग ही तरह का प्यार था। क्रिश नॉन वेजिटेरियन था और ऐसे प्योर वेजिटेरियन, लेकिन आशी को खिलाने के कारण क्रिश ने आज नॉनवेज छुआ भी नहीं, और यह चीज घर के सभी लोग नोटिस कर रहे थे। अपनी बच्चियों को अपने अपने पति के साथ खुश देखकर रुद्र और निकिता एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी ही देर में खाना भी फिनिश हो चुका था और अब मायके के छोटे छोटे रिचुअल करने के बाद सुबह हो चुकी थी और विदाई का समय हो गया था। आशी और नताशा अपने हाथों में भर भर कर धान का लावा पीछे की तरफ उछालते हुए आंखों में आंसू लिए विदाई की रस्म को पूरा कर रही थी और निकिता अपने आंचल में उन चीजों को बटोर रही थी। इस वक्त सभी काफी इमोशनल थे। गाड़ी के पास आकर निकिता अपने दोनों बच्चियों को देखते हुए गले लगाकर रो रही थी। क्रिश के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन रॉकी निकिता को संभालने की कोशिश करने लगा क्योंकि एक माँ के लिए ये काफी मुश्किल समय था। आशी भी निकिता के गले लगाकर आज रो रही थी। ना जाने क्यों निकिता के पास उसे एक माँ वाली फीलिंग होती थी और थोड़ी ही देर में निकिता ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बच्चियों को विदा कर दिया। अथर्व भी कोने में खड़ा होकर रो रहा था। तभी निकिता और आशी अथर्व के पास भी गए। अथर्व ने अपनी बहनों को आशीर्वाद दिया। थोड़ी ही देर में सिंघानिया विला से गाड़ियों का काफिला एक बार फिर दौड़ा और इस बार क्रिश की बगल में उसकी दुल्हन आशी थी। रॉकी की कार में रॉकी के बगल में उसकी दुल्हन नताशा थी। नताशा बहुत ही ज्यादा रो रही थी। रॉकी गाड़ी का पार्टीशन ऑन करके उसे अपने सीने से लगाए हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते कुछ देर हो गई और डेविडसन फार्म हाउस में गाड़ियों का काफिला आकर रुका और यहाँ से ऐना अपने रिचुअल को कंप्लीट करते हुए दोनों ही दुल्हन का अपने अपने दूल्हे के साथ स्वागत करती है। उनकी आरती उतारकर चावल के कलश को पैर मारने का कहकर आशी ने जैसे ही अपनी नजर नीचे की और चौखट पर चावल के कलश को देखा, उसे पिछली बार का अपना कांड याद आया जब उसने एक ही कीक में पूरे लोट को उछाल दिया था और उस लोटे के कारण लिंडा के सर पर चोट लगी थी। इस याद आते ही आशी मुस्कुराकर एक बार फिर क्रिश की तरफ देखने लगी और अब उसने धीरे से चावल के कलश को पर मारकर उसे गिराया। अलता की थाली में अपना पैर रखते हुए वह क्रिश के साथ आगे आगे बढ़ी और उनकी ही साइड से रॉकी और नताशा भी इसी रिचुअल को कंप्लीट करते हुए घर में दाखिल हुए। थोड़ी ही देर में एक बार फिर 2 दूध से भरे हुए बर्तन रखे गए थे जिसमें कुछ रोज पैटर्न डाले हुए थे। अब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और ऐना के कहने पर वह लोग एक बार फिर अंगूठी ढूंढ रहे थे। रॉकी और नताशा तो दूध के बर्तन में ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ कर रहे थे। रॉकी नताशा को परेशान कर रहा था और वही क्रिश और आशी अपने दूध के बर्तन में हाथ डाले अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्रिश को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह तो बस अपने सामने बैठी अपनी क्यूट से दुल्हन को देख रहा था और आशी अंगूठी ढूंढते हुए अपनी पिछली बार की बातों को याद करती है जब उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे ये लगता था कि क्रिश ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियां निभाने चाहता है, बचपन में दिए हुए उसके पापा और मम्मी को प्रॉमिस निभाना के लिए। लेकिन अब आशी को पता है कि क्रिश उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है। इन सभी रिचुअल को कंप्लीट करते करते शाम के 4 बज चुके थे। दोनों ही दुल्हन काफी थकी हुई थी। घर के सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके थे। सारे रिचुअल कंप्लीट होने के बाद समर मुस्कुराकर आगे आते हुए रॉकी और क्रिश
को कांग्रेचुलेशंस कहते हुए बोला, मेरी तरफ से तुम लोगों को कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, आई विश कि तुम लोगों की आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो। अब गौरी भी उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस कहती है। रॉकी, नताशा और आशी तो मुस्कुरा कर उन लोगों को थैंक्स कह रहे थे, लेकिन क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वह सिर्फ हाँ में सर हिलाता था। और फाइनली नीक रॉकी और नताशा के पास आकर उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहता है, जिसका जवाब रॉकी ने मुस्कुराकर अपने भाई को गले लगाकर दिया, थैंक्स नीक। अब निक अपनी व्हीलचेयर से क्रिश और आशी के सामने आया और उन दोनों की तरफ देखते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, कैंग्रेचुलेशन ब्रो, कैंग्रेचुलेशंस भाभी। और आज पहली बार निक के मुंह से अपने लिए भाभी सुनकर आशी काफी हैरान थी। वह अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए निक को थैंक यू कहती है, थैंक यू निक। अब निक ने अपना चेहरा उठाकर क्रिश की तरफ देखा तो क्रिश बिना निक को कोई जवाब दिए अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन लिए चुपचाप वहां से चला गया। उसने निक को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। इस बात को शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आशी को ये चीज थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि क्रिश निक के साथ आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करता था। तभी वह हैरान रह गई जब निक की आंखों में उसने आंसू देखे। आशी ने धीरे से अपनी नजर उठाकर ऊपर कमरे की तरफ जा रहे क्रिश की तरफ देखा और दोबारा निक की तरफ, तो एक उम्मीद भरी नजर से क्रिश को जाता हुआ देख रहा था। फिर कुछ सोचते हुए वह वहां से चला गया। ये देखकर आशी को एक पल नहीं लगा ये समझने में कि शायद क्रिश और निक के बीच कुछ हुआ है। अब निक कुछ चुपचाप अपने कमरे में आया तो कमरे का दरवाजा बंद कर वह अपनी आंखों में आंसू लिए व्हीलचेयर के सहारे अपने बालकनी में चला गया। फ्लैशबैक, क्रिश निक को अपने साथ स्टडी रूम में बुलाया। निक क्रिश की बात सुनकर उससे मिलने स्टडी रूम में गया, जहां क्रिश स्टडी रूम के विंडो के सामने खड़े होकर बाहर का नजारा देखते हुए निक के व्हीलचेयर की आहट को सुन चुका था। और कमरे का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, निक ने क्रिश को आवाज देते हुए पूछा, आपने मुझे बुलाया ब्रो? निक, मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब मुझे साफ साफ चाहिए। तुम्हें मेरी वाइफ से क्या प्रॉब्लम है? और क्रिश के इस सवाल को सुनकर निक थोड़ा घबरा गया। उसने अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में जवाब दिया, प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। कुछ भी तो नहीं ब्रो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उसके और मेरे बीच प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहते हो? तुम उसके साथ अनाइंग बिहेव क्यों करते हो? मुझे साफ साफ बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं ब्रो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या किया है? कहते हुए निक अपना सलाइवा गटक रहा था। ओह रियली, तुम कुछ नहीं जानते? क्रिश अचानक ही पलटकर निक की तरफ देखते हुए एक्सप्रेशंस फेस के साथ कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरे फायरफ्लाई मेरे अलावा किसी और की तारीफ कर रही थी, उसे देखना चाहती थी, उसे मिलना चाहती थी, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरी फायरफ्लाई में किसी और का जिक्र भी करे। यह मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है और तुमने इस बात का फायदा उठाकर हम दोनों के बीच मिस अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, मेरे 1000 बार कहने के बावजूद तुम उसके साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आते हो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह क्या है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम तो उसे पहले बहुत पसंद करते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हो? इसकी वजह तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ जो भी कहना सच सच कहना नीक, क्योंकि तुम जानते हो मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं। और क्रिश की बात सुनकर नीक थोड़ा घबराते हुए अपनी नज़र नीचे किए हुए बोला, सॉरी ब्रो, मैं तो बस यूं ही, मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई मोटिव नहीं था। तुम्हारा क्या मोटिव था और क्या नहीं, मैंने यह नहीं पूछा नीक, मैंने पूछा तुम मेरी फायरफ्लाई को इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप तो जानते हैं ब्रो, आपके और रॉकी ब्रो के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह, और इसीलिए मैं एम सॉरी ब्रो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। झूठ बोलने की कोशिश मत करो नीक, इसकी वजह मेरे और रॉकी के बीच की प्रॉब्लम है या मेरी फायरफ्लाई के लिए तुम्हारा क्रश? और क्रिश की इस बात को सुनकर नीक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अचानक उसके माथे से पसीना टपकने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह अपना सलाइवा गटकते हुए घबराकर क्रिश को देख रहा था और अब वह अपनी लड़खड़ाती हुई अटकते हुई आवाज में बोला, यह आप क्या कह रहे हैं ब्रो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला आपकी वाइफ के बारे में, मेरी वाइफ के बारे में नहीं, तुम्हारे फर्स्ट क्रश आशी के बारे में सच सच बोल नीक, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें उसके ऊपर क्रश नहीं था?
क्या तुम्हारे इस कड़वे एटीट्यूड की वजह तुम्हारे दिल में उसके लिए वह छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? तुम उसे हट करके कहीं ना कहीं अपने अनजाने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे दिल में एक सुई की तरह चुभती है। बोलो, क्या ये झूठ है? मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो निक, देखो मेरी तरफ और सच सच बताओ। और क्रिश की बात सुनकर निक, जो कि अपनी नज़र नीचे करके बैठा था, और भी ज्यादा घबराने लगा। ब्रो, आपको ये सब, मुझे ये सब कैसे पता? ये जानना चाहते हो निक? तुम्हारी आंखों पर मैंने उसके लिए अट्रैक्शन इस वक्त देखा था जब तुम उसके साथ हद से ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए थे, लेकिन उस वक्त मैं इन चीजों को इग्नोर किया, ये सोचकर कि अगर तुम इन चीजों से खुश हो और तुम्हारी रिकवरी जल्दी हो रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें सही और गलत की समझ हो जाएगी। वह तुमसे बड़ी थी और तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि रॉकी उसे पसंद करता था, इसीलिए मुझे बीच में आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हारा ये क्रश धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार इनडायरेक्ट तरीके से वार्न करने की कोशिश की उन चीजों से बाहर निकलो, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बातों को सीरियस लेने की कोशिश नहीं की। इफेक्ट अब तुम हम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया निक, कहते हुए क्रिश गुस्से से दहाड़ा, और क्रिश की गुस्से भरी आवाज सुनकर निक बहुत घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वह डरते हुए क्रिश से बोला, सॉरी ब्रो, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ टाइम के लिए उसे पर क्रश हो गया था, लेकिन ब्रो सच मानिए, जब मुझे ये पता चला कि आप दोनों उसे चाहते हैं तो मैंने खुद को समझा लिया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि वह मुझसे बड़ी है और मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है। लेकिन बाद में जब आपने उसके लिए रॉकी ब्रो को हट किया, मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि सिर्फ उसके लिए अपने फैमिली में सभी लोगों को हट किया, मॉम को, डैड को, अथर्व, समर ब्रो और खुद को भी। हर बार सिर्फ उसके लिए आप खुद को भी हट कर लेते हैं, और अब मेरे रॉकी ब्रो की आंखों में भी सिर्फ उसकी वजह से आंसू है, क्योंकि सिर्फ उसके कारण उनकी शादी नताशा से हो गई थी, और आप दोनों ब्रदर जो पहले एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, आज एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मैं रोज अपने रॉकी ब्रो को रोता हुआ देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ, और इसकी वजह सिर्फ वह लड़की है। वह जब से हम तीनों भाइयों की लाइफ में आई है, तब से हम तीनों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। आप हम दोनों के लिए अपनी जान देते थे, लेकिन आज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वह लड़की बन गई है। आज उस लड़की के कारण मैं सालों तक अपने पापा के बिना रहा, आज मेरी यह हालत है। मैं पैरालाइज हूँ, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। मॉम ने ठीक कहा था, वह सचमुच मनहूस है, और इसलिए मुझे उस पर आई जस्ट विश कि वह लड़की हमारी लाइफ में कभी आती ही नहीं। आई जस्ट विश कि वह अपने मॉम, डैड और ब्रदर के साथ ही उस दिन मर। और इससे पहले कि नेक आगे कुछ का पता, तभी अचानक की क्रिश की गरजती और दहाड़ती हुई आवाज उस कमरे में गूंज गई। नेक, माइंड योर टोंग अदरवाइज। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।